नमस्कार बच्चों, मैं विशाल आपके अपने चैनल रोजगार विद विशाल एसएससी पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया समीकरण पार्ट 3। जैसे हम 2 पार्ट में पढ़ चुके, पहले पुराना थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। पुराना थोड़ा सा रिवीजन है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया में 2 परिवर्तन होता है। परिवर्तन कैसे होता है, मैंने एक भौतिक परिवर्तन बताया था, एक रासायनिक परिवर्तन बताया था। भौतिक परिवर्तन यानी कि बताया था मैंने, जिसे पुरानी अवस्था में जाया जा सकता है, वो हमारे पास में कौन सा हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। रासायनिक परिवर्तन क्या हो गया, जैसे 2 पदार्थ मिलकर कोई तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं तो रासायनिक परिवर्तन होता है। उस पर हम पहली अवस्था में नहीं जाया जा सकता। जैसे भौतिक परिवर्तन का मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जैसे पानी से बर्फ बनाना, तो आप बर्फ से पानी बना दोगे, यानी कि पुरानी भौतिक अवस्था से जा सकते हो वापस उसी अवस्था में। और रासायनिक परिवर्तन में मैंने आपको उदाहरण दिया था, जैसे दूध से दही बनाना, आप दही से दूध नहीं बना सकते हो। ये कौन से हो गए, मेरे रासायनिक परिवर्तन हो गए। ठीक है। फिर मैंने इसके बाद में आपको बताया था उत्क्रमणीय परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय। अब उत्क्रमणीय क्या होता है, उत्क्रमणीय क्या होता है, ये हमारे होते हैं भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय, जिनमें पहली अवस्था में नहीं जाया जा सकता, वे हमारे क्या होते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। उनमें सारे भौतिक परिवर्तन के उदाहरण आते हैं, जैसे कागज का फाड़ना आ गया भौतिक परिवर्तन में। और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, ये हमारे इनमें पहली अवस्था में नहीं जाया जा सकता। ये हमारे कौन से होते हैं, ये हमारे होते हैं रासायनिक परिवर्तन, है ना। जैसे दूध से दही बनाना हो गया, ये हमारे रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि रासायनिक परिवर्तन की पहचान कैसे करनी है। अगर आपके पेपर में आ जाए कि रासायनिक परिवर्तन, इसकी पहचान कैसे करोगे आप रासायनिक परिवर्तन की। मैंने बताया था, अगर कहीं जलना या जलाने की चीज आ जाए, जैसे मैंने बताया था कि लकड़ी का जलना, तो जलना जलाना आ जाए तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। और जैसे आ जाए आपके पास में और अवस्था में परिवर्तन, जैसे अवस्था में परिवर्तन, कोई अवस्था में चेंज हो रही, रासायनिक परिवर्तन है, तो आप समझ जाना कि ये कौन सा परिवर्तन है, ये मेरे पास में रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ये मैंने बताए थे। और मैंने बताया था आपको अभिकारक और उत्पादक। अभिकारक क्या होता है, जो 2 चीज मिली हुई अभिकारक होते हैं, जो चीज इधर है और उनसे जो मिलकर बना, वो मेरे पास में क्या होता है, मेरे पास में उत्पाद होता है ना। ये बताया था ना मैंने। हाँ, और मैंने बताया था कि जो हमारा अभिकारक होता है, इसको LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। और जो हमारे पास में उत्पाद होता है, उसको बोलते हैं RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। ठीक है, हो गया ना आपको पुराना पुराना रिवीजन, ये हो गया कंप्लीट से सारा। और मैंने क्या बताया था आपको, अभिकारक और उत्पाद बता दिया। ठीक है, और अभिकारक और उत्पाद के बीच में, हम जब भी हम अभिकारक होते हैं और हम उत्पाद लेते हैं, उनके बीच में ना हम ऐसे तीर का निशान बनाते हैं, ऐसे ऐसे तीर का निशान रखते हैं। जैसे ये अभिकारक हो गए, अभिकारक अभिकारक और उत्पाद, जहां कहीं भी अभिकारक है, अभिकारक से जो मिलकर बनेगा उत्पाद, इनके बीच में ना हम हमेशा ऐसे तीर का निशान बनाएंगे। अभिकारक और उत्पाद के बीच में हम हमेशा क्या बनाएंगे, तीर का निशान बनाएंगे। ठीक है, समझे। और आज मैं आपको क्या बताऊंगा, देखो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, पार्ट 3 पर। इसमें एक आपको मैं बताता हूँ, सबसे पहले होगा क्या, इसमें होगा अवक्षेप। अवक्षेप आएगा, आप पहले अवक्षेप लिखो, क्या अवक्षेप होता है, उसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ अवक्षेप क्या होता है। अवक्षेप, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बने हुए पदार्थ, लिखो। रसायन रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बने वे पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बने हुए पदार्थ जो विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाते हैं, जो
विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाते हैं। अब मैंने आपको क्या लिखवाया अवचेतन प्रेसिपिटियम में, देखो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बने वे पदार्थ जो विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाते हैं। अब समझो, ये मैंने बताया क्या, ये आप बोलोगे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बने हुए पदार्थ जो विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाते हैं। जैसे कि हम उदाहरण में लेते हैं दूध से, दो आप दूध है, दूध में आप नींबू डाल दो, नींबू डाल दिया आपने दूध में नींबू, उसमें क्या होगा, जो आपका विलयन होगा वो मतलब जो पनीर होगा वो नीचे बैठ जाएगा, जो पानी पानी सा है ऊपर हो जाएगा, ऊपर ऊपर हो जाएगा। अब इसका ना वही अर्थ है, जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बने हुए पदार्थ जो विलयन से अलग होकर नीचे, यानी कि विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाते हैं। इसमें जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा और जो आपको वो पनीर होगा वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो आप इसका एक उदाहरण लिखो, तब आपको थोड़ा और क्लियर समझाऊंगा उदाहरण से। उदाहरण लिखो आप इसमें, घर में पनीर बनाना। ये लिखो पहले, घर में पनीर बनाना। एक उदाहरण हो गया, घर में पनीर बनाना, चूने को पानी में घोलना। दूसरा उदाहरण क्या हो गया, चूने को पानी में घोलना। देखो जैसे आपके घर में जब दिवाली आती है, दिवाली पे क्या करते हैं हम घर में, जैसे चूने को घोलते हैं, तो इसी के बर्तन में, जैसे आप बर्तन ले लो, कोई बर्तन में आप चूने को घोलोगे तो पानी पानी तो ऊपर आ जाएगा और जो चूना है वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, और मैं आपको इसमें बताता हूँ जो विलयन, ये विलयन क्या होता है, आप विलयन से समझो, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो कि विलयन होता क्या है। जैसे दौरान बने हुए पदार्थ जो विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाते हैं, विलयन। विलयन देखो क्या होता है, जो विलयन हमारा होता है ना, ये होता है जैसे दो चीज है, आप ना एक एक गिलास लो, गिलास में क्या हो, आप पानी ले लो और उसमें क्या डाल दो, आप चीनी डाल दो, तो वो क्या हो गया, विलयन हो गया। वो क्या हो गया, विलयन हो गया। यानी कि कोई भी हमने दो चीज मिलाई, वो क्या हो गया, विलयन हो गया। अब इस विलयन में भी दो चीज होती है। अब क्या होती है विलयन में दो चीज, समझो। अभी जैसे विलयन होता है, विलयन, इसमें ना दो दो चीज होती है विलयन में हमारे पास में। एक क्या होता है, एक तो होता है इसमें हमारा विलय, और एक होता है विलायक। ठीक है, इसमें एक तो होता है इसमें विलय, एक क्या होता है विलायक। अब देखो विलायक क्या होता है, विलायक वो होता है जिसकी मात्रा अधिक होती है, वो विलायक होता है। विलय क्या होता है, जिसकी मात्रा कम होती है, वो विलय होती है। अब देखो विलायक, जैसे आपने पानी लिया, एक गिलास में पानी लिया, उसमें चीनी घोल दी, तो उसमें मात्रा किसकी ज्यादा होगी, पानी की ज्यादा होगी, क्योंकि आपने पानी तो गिलास भर के लिया, उसमें चीनी थोड़ी डालते हो। जो पानी की मात्रा ज्यादा होगी वो क्या हो गया, विलायक। और जिसकी मात्रा कम हुई वो क्या हो गया, विलय। विलियन क्या होगा, इन्हें दोनों को मिला दिया, वो क्या बन गया, विलियन। विलियन समझे, दो चीज को मिलाया वो विलियन बन गया। और विलियन में जिस चीज की मात्रा होगी अधिक वो क्या हो गया, विलायक। और विलय क्या होगा, जिसकी मात्रा कम होगी वो मेरे पास में क्या हो गया, विलय हो गया। विलय और विलायक समझ में आ गया, ठीक है। और हमेशा जो तीर का निशान है, जैसे मैंने बनाया बाद में, ये ध्यान रखो, ये हमेशा अगर तीर का निशान नीचे को रहेगा ना, ये हमेशा ऐसे तीर के निशान ऐसे नीचे को रहेगा, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आप तीर के निशान नीचे रहने का मतलब इसका है क्योंकि नीचे घुलने वाली वस्तु नीचे बैठ जाती है। इसमें क्या होती है, जो घुलने वाली वस्तु होती है वो नीचे बैठ जाती है। घुलने के बाद वस्तु, जो घुलने के बाद वस्तु है वो क्या होती है, हमारे नीचे बैठ जाती है। घुलने के बाद में वस्तु नीचे बैठ जाती है। जैसे आप चूने को पानी में घोलोगे तो चूना नीचे बैठ जाएगा, पानी पानी ऊपर रह जाएगा। आप दूध से पनीर बनाओगे तो आपका पनीर नीचे बैठ जाएगा और जो आपका पानी होगा वो ऊपर आ जाएगा। ये हो गए हमारे अवक्षेप। ठीक है, अब मैं आपको ये समीकरण लिखता हूं, एक समीकरण देके समझाता हूं अवक्षेप की समीकरण।
अब देखो तो आप समीकरण से समझो, समीकरण समीकरण से हमें क्या सूचना मिलती है। लिखो क्वेश्चन नंबर 1 है, समीकरण से हमें क्या सूचना मिलती है। इस समीकरण से हमें क्या सूचना मिलती है, मैं समीकरण लिख रहा आपके पास में। जैसे आपने दो हाइड्रोजन ले लिए, जैसे दो हाइड्रोजन हो गए प्लस, और आपके पास में ऑक्सीजन, अपना हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाया, ठीक है। तो आपके पास में क्या बन गया, H2O, यानी कि ये हो गया जल का निर्माण। आपने देखो हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है इसमें, दो दो तो हाइड्रोजन ली, एक ऑक्सीजन दिया, ठीक है। तो आपके पास में क्या बन गया, जल का निर्माण हो गया 2H2O, ठीक है। अब जैसे ये निर्माण हो गया, अब मैंने ये निशान लगाए, इनका निशान का क्या मतलब होता है, जो मैंने ऊपर को निशान लगाए, इन निशान का मतलब ये होता है, समझने वाली चीज है, पेपर में आते हैं। इन निशान का मतलब क्या होता है, जो निशान ही ऊपर को है ना, हमेशा कोई सी भी चिन्ह, कोई सी भी ये तत्व हो गए, अगर उनके पीछे ये निशान है तो आप समझ जाना ये गैस के निशान होते हैं। किसके, गैस के निशान होते हैं, ठीक है। अभी इसमें आपको बताना पड़ेगा, समीकरण आएगी 5 नंबर की, ऐसे इसमें बताना पड़ेगा कौन कौन से तत्व है। तो आपको इसमें बताओ कौन कौन से तत्व लग रहे, मैंने जिसमें कि बोल के समझाया था। इसमें इसमें देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। देखो इसमें पहला तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, जल का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। अब देखो इस समीकरण से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण कर रहे, जल का कर रहे। अभी आपको इसमें बताना है कि कितने हाइड्रोजन है हमारे, कितने तत्व ऑक्सीजन के हैं इसमें। इसमें अब हमारे पास में लिखो, इसमें दो तो अणु हाइड्रोजन के हैं, देखो इसमें दो तो अणु क्या है, हाइड्रोजन के हैं, और एक देखो दो तत्व तो किसके हो गए, इसमें दो तो हो गए हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन का हो गया एक तत्व, ठीक है। अब पूछोगे जल के, अब देखो ये जल आ रहा ना, पूरे जल के कितने तत्व हो गए, दो तत्व हो गए। ये 5 नंबर के समीकरण में आपको क्वेश्चन आता है 10th क्लास में। अब देखो इसमें दो तत्व किसके हो गए, हाइड्रोजन के। लिखो इसमें कितने हो गए, इसमें दो अणु, दो अणु किसके हो गए, हाइड्रोजन के। इसमें दो अणु किसके हो गए, हाइड्रोजन के, और एक अणु किसका हो गया इसमें, ऑक्सीजन का। एक अणु किसका हो गया, ऑक्सीजन, एक अणु किसका हो गया इसमें, ऑक्सीजन का। ये मिलकर जल के दो अणु बनाते हैं। देखो जल के कितने, पूरा जल का सूत्र हो गया है ना, H2O 2H2O। तो जल के कितने बना रहे हैं, दो बना रहे हैं ना, जल के दो अणु बनाते हैं मिलकर, जल के दो अणु बनाते हैं, आया। अब देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिले, इनका मिलने का निर्माण किसका हुआ, जल का, ये जल का। अब हाइड्रोजन है, इसमें मात्रा कितनी है, दो, ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, एक, और ये दोनों मिलकर जल का निर्माण कर रहे हैं। इनमें जल की मात्रा कितनी आ गई, दो होगी, जल की मात्रा दो, तो तुम्हारी समीकरण क्या होगी, सोल्व होगी, ठीक है।
अब मैं आपको बताऊंगा कि समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। अभी हम संतुलित समीकरण को कर रहे हैं, जैसे इसमें संतुलित कर रहे हैं हम समीकरण को, तो ये करना क्यों आवश्यक है, संतुलन को संतुलित करना समीकरण को क्यों आवश्यक है। देखो, समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। अब देखो, लेवेजियर नामक वैज्ञानिक था, इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का क्या दिया था, सिद्धांत दिया था। लेवेजियर नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया था, द्रव्यमान का सिद्धांत दिया था, है ना, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत का नियम दिया था। लिखो इसे भी, किसने, लेवेजियर ने दिया था। किसने दिया था, किसने दिया था, लेवेजियर ने। लेवेजियर नामक वैज्ञानिक, लेवेजियर नामक वैज्ञानिक ने, लेवेजियर नामक वैज्ञानिक ने द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था, का नियम दिया। इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। और एक समीकरण लिख रहा मैं यहाँ, अब तुम देखियो, संतुलित करनी है वो हमें, है ना। अभी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप ले लो इसमें Al प्लस, एल को क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम। मैं आपके लिए लिख देता हूं, अगर आपके तत्व के नाम याद नहीं हो याद कर लेना, पर मैं इसमें लिख देता हूं आपको तत्व के नाम। ये एल को क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम हो गया प्लस, हमारे पास में दूसरे समीकरण क्या ले लिया हमने, HCl, HCl यानी कि हमारे पास में क्या होगी, हाइड्रोक्साइड। क्या होगी, हाइड्रोक्लोरिक क्या होगी, HCl हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमने लिया। Al यानी एनिमोनियम, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमने लिया, ये अभिकारक लिया। ये अभिकारक होता है, इससे मिलकर बनते हैं उत्पाद। इन्होंने कहा था, जो लेवेजियर नामक वैज्ञानिक ने द्रव्यमान संरक्षण का नाम दिया था, इन्होंने कहा था, यानी कि जो हम अभिकारक लेंगे तो वही तो उत्पाद बनेगा। अब तुम समझो, जैसे अब मैं आपको एक थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जैसे आप खाना बनाते हो, आप खाने में अगर सब्जी बनाते हो, जैसे आप मान लो भिंडी की बनाते हो, आप सब्जी भिंडी की बनाते हो, आपने अभिकारक क्या लिया, भिंडी, तो उत्पाद में आपकी भिंडी तो बनेगी, आलू थोड़ी ना बन जाएंगे। तो वही इसका लेवेजियर नामक वैज्ञानिक का कहना है कि जो तुम अभिकारक में लोगे वही तुम्हें उत्पाद में मिलेगा, जो तुम अभिकारक में लोगे वही तुम्हें उत्पाद में मिलेगा, और कुछ नहीं मिलने का। जो तुमने अभिकारक में लिया सिर्फ उसी से मिलकर उत्पाद बनेगा। यही इसका संतुलित करना यो आवश्यक है। इस वजह से कहा था उन्होंने, संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है संतुलित करना। अब लिखो, इससे मिलकर क्या बन गया, जैसे इससे मिलकर Al एल्यूमिनियम में अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे
तो हमारा क्या होगा, एल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 और प्लस हाइड्रोजन, ये मिलेगा हमें। अभी हम इसे संतुलित करेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में अगर नहीं देखी हो तो देख लेना, मैंने बताया था कि ये इसमें किसके कितने तत्व है। अभी जैसे मैंने बताया था इसमें प्लस का निशान आ गया यहाँ से, ये बीच में, तो ये एल एल्यूमिनियम के कितने तत्व हो गए, एक। इसको हम एक ऐसे फॉर्मेट में बना लेंगे हमेशा, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ। और फिर इसमें हाइड्रोजन की कितनी मात्रा होगी, इसमें दूसरे वाले में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होगी, एक, ठीक है। और फिर इसमें क्लोराइड की मात्रा कितनी होगी, एक। हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होगी, एक। क्लोराइड की मात्रा कितनी होगी, एक, ठीक है। इधर हमने ऐसे पहले बना लेना है। और फिर अब देखोगे कि उत्पाद में हमारे पास में क्या बना। उत्पाद में हमारे पास में एल्यूमिनियम के हमारे पास में कितना है, एक, ठीक है। क्लोरीन हमारे पास में कितना है, 3 है। फिर हम प्लस का निशान आ गया तो हम नीचे दूसरी ऐसे बना लेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास में, 2। यहाँ पास में हमारे पास में एल्यूमिनियम कितना है, एक। एल्यूमिनियम कितना है, एक, ठीक है। क्लोरीन कितना है, इसमें हाइड्रोजन कितना है, एक। हाइड्रोजन कितना है, 2। अब हाइड्रोजन की मात्रा हमें करनी है बराबर। अब आप बराबर कैसे करोगे, इसमें हाइड्रोजन की मात्रा बराबर कैसे करोगे बताओ। इसमें आप हाइड्रोजन की मात्रा बराबर कैसे करोगे। अब देखो इसमें कैसे होगी हाइड्रोजन की मात्रा बराबर। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, अगर हम हाइड्रोजन की मात्रा जैसे हम मान लो 6 से गुना कर दे, हाइड्रोजन कितने होगी हमारे पास में, 6 हो गए हाइड्रोजन, 6। फिर इसके साथ में जब हमने गुना करी यहां से, तो हाइड्रोजन में गुना करी 6 होगी, क्लोरीन में गुना करिए कितने होंगे, ये कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है। फिर हम हाइड्रोजन की मात्रा हमें करनी 6, इधर भी 6 करनी, तो इधर हम गुना करेंगे 3 से। हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होगी, 6 होगी, मात्रा 6 होगी ना। हाइड्रोजन की मात्रा 6, क्लोरीन की मात्रा 6, ठीक है। लेकिन यहाँ क्लोरीन की मात्रा तो 3 है। अब भाई हमें तो संतुलित करनी है समीकरण, संतुलित कैसे करेंगे हम, यानी कि हमें यहाँ 3 और बनानी, 6 करनी पूरी। तो अगर हम यहाँ गुना करेंगे 2 से, कर दिया हमने, तो हमारे पास में एल्यूमिनियम की कितनी मात्रा होगी, 2। कैसे होगी 2, क्योंकि हमने 2 से गुना करेंगे, एल्यूमिनियम की मात्रा कितनी होगी, 2। अब क्लोरीन की मात्रा कितनी होगी, 6 होगी, 6। अब आप देखो हाइड्रोजन की मात्रा 6, हाइड्रोजन की मात्रा 6, क्लोरीन की मात्रा 6, क्लोरीन की मात्रा 6, एल्यूमिनियम की मात्रा 2, एल्यूमिनियम की मात्रा 1। ये तो गड़बड़ हो गया यार, सारी जगह बराबर होगी, एल्यूमिनियम की मात्रा यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। अब क्या करोगे, संतुलित करने का मतलब हो बिल्कुल इक्वल करके लेके चलना, यानी कि आपको बराबर लेके चलना, आपको बराबर ही लेके चलना पड़ेगा। तो आप यहाँ एल्यूमिनियम की गुना कर दोगे 2 से, 2 से गुना करोगे क्या हो गया, 2 हो गया बराबर। देखो एल्यूमिनियम हो गया हमारे पास में 2, एल्यूमिनियम हमारे पास में कितने होंगे, 2। क्लोरीन हमारे पास में है 6, क्लोरीन हमारे पास में होगी 6, हाइड्रोजन हमारे पास में होगी 6, हाइड्रोजन हमारे पास में होगी 6। अब आपने यहाँ इसमें एल्यूमिनियम में कितने की गुणा कर रही थी, 2 की, तो 2 यहां लिख दो, ठीक है। अब यहाँ आपने हाइड्रोजन और क्लोरीन में इसमें गुणा कितने करी थी, 6 की, तो आप 6 यहां लिख दो, हो गया। आपने यहाँ एल्यूमिनियम में कितने की गुणा करी थी, तो जी हमने तो एल्यूमिनियम में गुणा यहाँ कैसे करी थी, 2 से करी थी, क्लोरीन से भी 2 से गुना हुई थी ना, तो 2 मॉलिक्यूल यहां लिख दो। हाइड्रोजन की गुना कितने से करी थी हमने, 3 से, तो हाइड्रोजन की गुना करी हमने 3 से, ये आपकी संतुलित होगी। पेपर में ऐसे आओगे आपके पास में, आपको अभिकारक मिल जाएगा, ठीक है, उत्पाद मिल जाएगा, उनको संतुलित करो। संतुलित करने के 5 नंबर फ्री के है, ये कुछ नहीं है संतुलित करना, बहुत इजी है, आप ध्यान से समझो। एक बार और समझाता हूँ, देखो ध्यान से समझो, थोड़ा सा कम समझ में आया होगा मुझे पता, थोड़ा सा इतनी टफ भी नहीं है, इजी है इक्वेशन। दोबारा समझा देता हूँ थोड़ा, है ना, स्लो। देखो आपने एल्यूमिनियम लिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, इससे मिलकर बन गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह प्लस हाइड्रोजन, यो अभिकारक से दिया, अभिकारक से मिलकर क्या बन गया, उत्पाद बन गया, ठीक है। मैंने क्या बताया था, अगर अभी आपको समीकरण संतुलित करनी नहीं आती तो आप ना इसको 2 हिस्सों में तोड़ लो। जैसे जो प्लस वाले निशान से इधर पूरा एक ब्रैकेट होगा, इससे इधर ये एक ब्रैकेट होगा। अब इसमें एल्यूमिनियम के कितने तत्व थे, एक हमने यहाँ पहले लिख लिया, एल्यूमिनियम के एक तत्व। फिर हमने दूसरे ब्रैकेट में लिया हाइड्रोजन के, इसमें इस टाइम पे एक थे, एक लिया, क्लोरीन के एक था, एक लिया। ऐसे हमने एल्यूमिनियम के कितने थे, इधर एक था, एक लिया, क्लोरीन का कितना था, 3 थे, 3 ले लिया, हाइड्रोजन के 2 थे, 2 लिया।
उसके बाद में हमने क्या करा, फिर हमने यहाँ सबसे पहले क्या करी, 6 की गुना करी, हाइड्रोजन की मात्रा 6 होगी, क्लोरीन की मात्रा कितनी होगी, 6 होगी, गुना करी हमने 3 से, हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होगी, 6 बराबर होगी। फिर हमें क्या करना था, इसमें क्लोरीन की मात्रा 6 थी, यहाँ 3 थी, हमने गुना करी 2 से, एल्यूमिनियम की मात्रा कितनी होगी, 2, क्लोरीन की मात्रा कितनी होगी, 6, ठीक है, होगी भाई 6। अब यहाँ देखे हमने क्लोरीन की मात्रा 6 होगी, हाइड्रोजन की मात्रा 6 होगी, फिर इसकी एल्यूमिनियम की मात्रा यहाँ 1 थी, तो हमने गुना करी 2 से, हमने इसकी गुना 2 से करी तो एल्यूमिनियम की मात्रा 2 होगी। अब तुम देखो 2 से एल्यूमिनियम की गुना करी, यहाँ 2 लिख दिया, फिर हाइड्रोजन HCl की मात्रा यहाँ 6 होगी, 6 से गुना करी 6 लिख दी, फिर हमने यहाँ एल्यूमिनियम और क्लोरीन की इनकी मात्रा में गुना 2 से करी थी, 2 लिख दिया, फिर हमने क्या आते, यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की गुना करी 3 से, तो हमने 3 लिख दिया, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, संतुलित होगी, ठीक है, संतुलित होगी ना पूरी। जो हमें अभिकारक मिला, अभिकारक से मिलकर अभिकारक से जो अभिकारक मिलता है उससे उत्पाद बनता है, ठीक है, उससे ये हमारे पास में दोनों समीकरण संतुलित होगी। संतुलित करने आ गई ना, हाँ ठीक है, आपको संतुलित करनी आ गई, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताऊंगा, पहले ये उतार लिया, ठीक है। भाई ये बहुत मेहनत लगती है कंटेंट को बनाने में। जो वीडियो देख रहे हो कम से कम लाइक तो कर ही दो, एक लाइक। जिसको चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लो। आपको पूरी की पूरी GS 10th क्लास की फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर, पूरी की पूरी। अब मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, देखो अब मैं आपको बताऊंगा कंकाली समीकरण। इसमें क्या आता है, कंकाली समीकरण। और हाँ, जिसको इसके नोट चाहिए, जिसको इसके नोट चाहिए वो भाई वो कमेंट में अपना नंबर छोड़ दे, मैं उसको व्हाट्सएप पे नोट सेंड कर दूंगा। PDF मेरे पास में PDF है इसकी, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे क्या, कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण ये क्या होती है, कंकाली समीकरण। देखो पहले मैं आपको इसकी लिखवा देता हूं परिभाषा, और फिर मैं आपको इसको समझाता हूं कंकाली समीकरण होता क्या। जैसे आपके समझ में आई ना, बिल्कुल संतुलित करनी, ऐसे ही समझ में आएगी बिल्कुल कंकाली समीकरण। ऐसे समीकरण लिखो जिसमें अभिकारक और उत्पाद बराबर नहीं होते, ऐसी समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद बराबर नहीं होते हैं, अर्थात यह असंतुलित समीकरण होती है। अर्थात यह असंतुलित समीकरण होती है। देखो कंकाली समीकरण अब समझाऊंगा मैं। कंकाली समीकरण ऐसी समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद बराबर नहीं होते हैं। आप अभिकारक और उत्पाद तो पता लगी गया क्या होते हैं, बताने की जरूरत नहीं। इसमें अभिकारक और उत्पाद क्या है, बराबर नहीं होते, वो क्या होगी, असंतुलित समीकरण। क्या होगी, असंतुलित समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद बराबर नहीं होते, वो हमारे पास में कौन सी होगी, असंतुलित समीकरण होती है। उसको क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण। क्या कहते हैं इसको, कंकाली समीकरण कहते हैं, ठीक है। अभी इसमें जैसे आप लिखो Hg को क्या बोलते हैं, पारा, पारा बोलते हैं, ठीक है। प्लस प्लस का निशान ले लिया हमने, और इसमें Hg में हम क्या ले ले, O2 ऑक्सीजन ले लिया हमने। Hg पारा, ये तो आपको पता ही होगा इसका तो, ऑक्सीजन का HgS पारा और सल्फाइड
ये तो पारा हो गया Hg, ये क्या हो गया सल्फाइड हो गया, क्योंकि हमने ली ऑक्सीजन, ये हमने ली, इससे हमारे पास में क्या बनेगा यो Hg तो पारा हो गया, O से ऑक्सीजन होगी प्लस SO2, SO2 यानी सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, क्या होगा यो सल्फ्यूरिक ऑक्साइड। सल्फ्यूरिक ऑक्साइड हो गया, ये Hg का मतलब आप समझ गए पारा, ओ से क्या होगा हमारे पास में यो ऑक्सीजन। ठीक है, आप समझो ये है क्या, अब मैं आपको समझाऊंगा, ये असंतुलित है, इसको संतुलित करनी है हमें, क्या है ये असंतुलित है, इसको क्या करनी है हमें संतुलित करनी। अब आप देखो यहाँ इसमें H मैंने क्या बताया था, ऐसे पहले खींच लेनी, देखो मैं अभी के लिए समझा रहा हूँ आपको, बिल्कुल आप अभी शुरुआत है, समझने में थोड़ा सा आपको समय लग रहा है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। ये फैक्ट पहले एक तरीके से लिखे गए ऐसे, Hg की मात्रा, पारे की मात्रा कितनी होगी इसमें 1, ठीक है, और इसमें सल्फर की मात्रा कितनी होगी 1 होगी। इसके नीचे लिखेंगे वैसे दूसरा ब्रैकेट के लिए, प्लस के बाद ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी 2, ठीक है, फिर यहाँ हो गया Hg की मात्रा कितनी होगी 1, ठीक है, फिर इसमें इसी के अंदर आ गया ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी 1, ठीक है, और फिर यहाँ क्या लिखेंगे हम S, सल्फर की मात्रा कितनी होगी 1, दूसरे समीकरण बना के O की मात्रा कितनी होगी 2। अब आप देखो इसमें पारा की मात्रा 1 है, पारा की मात्रा 1 है, सल्फर की मात्रा 1 है, सल्फर की मात्रा 1 है, ऑक्सीजन की मात्रा 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा 2 और 1 मिला के 3 हो रही है, ऐसे जोड़ सकते हैं हम इन्हें, क्योंकि ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये कितनी होगी 2 यो 1 3 मिला के, या फिर हम इसको ऐसा कर सकते हैं जैसे यहाँ मिटा दो इसे, हम इसी को 3 बना लेते हैं, मैंने आपके समझाने के लिए लिख दी, हम इसी को 3 बना लेते हैं। अभी क्या करेंगे हम, इसको करनी है हमें संतुलित, संतुलित कैसे करेंगे हम इसको हम संतुलित कैसे कर सकते हैं। अब आप सोचो, अभी यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यानी कि संतुलित कैसे हो अभी, अब हम कम तो कर नहीं सकते, हम तो कर नहीं सकते, अभी इसे संतुलित करने के लिए हमें क्या करेंगे, हम 2 की गुना, जैसे 2 है, अब इसकी गुना हम 3/2 से कर देंगे, 3/2 से गुणा करके 2 से 2 कट जाएगा, हो गया 3, ठीक है। अब थोड़ा सा टफ है समझो, ये तो फिर आप 3/2, आप समझो 3 का आधा क्या हो 1.5, 3 का आधा कितना हो 1.5, अगर आप 1.5 की गुणा 2 से करवाओ, 2 पंजे 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 कम 2 और 1 3, यहाँ पॉइंट के पीछे 0 खत्म होगी, कितने हो गए 3, तो वही है आपको बराबर करनी 3। अब आप ऐसे तो करोगे नहीं, अब 3 कैसे करोगे, अगर आप इसकी 2 की गुना प्लस तो कर नहीं सकते, करोगे गुना, 2 से करोगे गुना 4 हो जाओगे, यहाँ 3 हो जाओगे बराबर, जब भी नहीं होने की हमें बराबर करनी, इसे बराबर करने के लिए हमें क्या करेगा, हमें मैंने आपके लिए समझाई कि आप 1.5 से गुना करोगे 2 की तो 3 आ रहा, तो अगर हम 3, अब हम 1.5 को कैसे लिखते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, लिख नहीं सकते, 3/2, 1.5 का आधा क्या हो 3/2 तो हो, 3 का आधा कितना हो, 3 का आधा 1.5 हो ना, अब मैंने 1.5 तो लिखा है 3/2 और गुना करी 2 से, 2 से 2 कट गए, यहाँ कितने मोलिक्यूल कितने हो गए ऑक्सीजन के 3 हो गए 3, यानी कि ये बराबर होगी, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 3/2 से, हमने गुना करी किससे 3/2 से, हमारे पास में क्या हुआ 3/हमने 2 से जैसे गुना करी, तो हमारे पास में ये बराबर होगी, बराबर पूरी संतुलित होगी ना। देखो पारा की मात्रा 1 है, पारा की मात्रा 1 है, सल्फर की मात्रा 1 है, सल्फर की मात्रा 1 है, ऑक्सीजन की मात्रा 3 है, हमारे पास में ऑक्सीजन की मात्रा हमने यहाँ ये 3/2 से गुना कर दी, तो हमारे पास में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी 3 होगी, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी 3, तो बराबर होगी, संतुलित होगी हमारे पास में, ठीक है, ये संतुलित होगी। और अब जब से संतुलित होगी हमारे पास में कंकाली समीकरण, बस कंकाली समीकरण यही है, संतुलित करना आनी चाहिए। देखो थोड़ी सी टफ लग रही होगी आपको, टफ नहीं है, अगर समझ में नहीं आ रही आप एक बार वीडियो थोड़ी सी पीछे कर लो और फिर दोबारा चला लो, गारंटेड बात है, 100% गारंटी आपकी समझ में आ जाएगी, बिल्कुल ऐसा है हो ही नहीं सकता समझ में ना आवे। देखो पहली बार पढ़ रहे हो इसी वजह से थोड़ा सा समझना हार्ड नहीं है, चीजें बहुत इजी है, अगर आप ध्यान पूर्वक 100% कंसिस्टेंसी के साथ समझो तो आपको समझ में आ जाएगी क्या होती है समीकरण, आगे ना समझ में, ठीक है। और अभी आपके समझ में आ गई, अब मैं आपको बताऊंगा आपके जो 10th क्लास का क्वेश्चन है पीवाईक्यू में किस फॉर्म में आते हैं, आपको एक समीकरण दे देगा और वो समीकरण आपको
क्या देगा कि अभिकारक दे दी, मैंने समीकरण दे दिया और इसको बनाओ। अब वो समीकरण कैसी होगी, अब तो आप समझो, आपके पेपर में 10 नंबर की आओगी समीकरण, ये जो समझा रहा हूं ना, ये 10 नंबर की समीकरण आएगी जो अब मैं बता रहा हूं। अब आपके पास में ऐसे आएगा क्वेश्चन, कैसे, जैसे सोडियम क्लोराइड का जलीय सोडियम क्लोराइड का सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया कर सोडियम नाइट्रेट एवं सिल्वर क्लोराइड बनाता है। ऐसे पास में आपके समीकरण होगी और क्या देगा, इसे बनाओ आंसर दो इसको। अब आपको ये ना याद होने चाहिए, जो तत्व के नाम है ना ये याद होने चाहिए। अब मैं इसको लिख देता हूं आपको। सोडियम को क्या बोलते हैं, Na। क्लोराइड को क्या बोलते हैं, Cl। क्या बोलते हैं, Cl। अब जलीय विलयन को ना AQ लगाते हैं। जलीय विलयन के लिए क्या लगाते हैं हम, AQ लगाते हैं। सिल्वर के लिए क्या होता है हमारे पास में, हमारे पास में Ag होता है। और नाइट्रेट के लिए क्या होता है, NO3। नाइट्रेट के क्या लिए होता है, NO3 से अभिक्रिया कर सोडियम के लिए मैंने क्या बनाया था, Na। नाइट्रेट के लिए मैंने क्या बताया था NO3 बताया था, से मिलकर सिल्वर के लिए मैंने क्या बताया था, सिल्वर के लिए मैंने बताया था Ag। आपके पास में सिल्वर के लिए क्या बताया था मैंने, Ag। सिल्वर क्लोराइड के लिए क्या बताया था मैंने, Cl। सिल्वर क्लोराइड बनाता है। अब आपको ये अगर तत्व के नाम याद हो गए ना, आप ये तुरंत बना दोगे 2 मिनट में, आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे समीकरण बनाने में। अब आपको समीकरण कैसे बनेगी, आप देखो इस समीकरण, जैसे आपने इसमें क्या लिख किया, पहले तो अभिकारक और फिर उससे मिलकर क्या बना, उत्पाद बना। ठीक है, पहले तो हम अभिकारक एक साइड लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, फिर उत्पाद राइट हैंड साइड लिखेंगे। अब अभिकारक लिखो सबसे पहले, इसमें अभिकारक सबसे पहले नंबर से लिखो, सोडियम क्लोराइड हो गया, क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। इसे जलीय विलयन के लिए क्या बोलते हैं हम, AQ बोलते हैं, AQ। जलीय विलयन के लिए क्या बोलते हैं हम, AQ प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर के लिए हमें क्या है, Ag। नाइट्रेट के लिए NO3। इसे ब्रैकेट में बंद कर लेगा ऐसे, है ना। फिर हमने ये हमारा अभिकारक सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया कर, यानी कि आप समझ गए ये क्या हो गया, हमारा अभिकारक हो गया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, फिर इससे प्लस लगा के सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, ये हमारा क्या हो गया, अभिकारक हो गया। क्या हो गया, हमारा अभिकारक हो गया, है ना। अब इससे मिलकर उत्पाद भी देखो इसी में लिख रहा। आपको कुछ नहीं, आपको थोड़ा सा ये तत्व के नाम याद होने चाहिए बस। इसमें तत्व के नाम मैंने दूसरी वीडियो में बता रखे, आपको लिखवाए थे 20 तत्व के नाम, वे याद कर लो पहले तत्व के नाम, वे बहुत जरूरी है तत्व के नाम। और बाकी इसमें जैसे आ रहे हैं ना बीच बीच में
उसमें नहीं होगी, बीच बीच में जो आ रहे हैं ये भी याद कर लेना आप, आपके बहुत काम आने वाले हैं। तत्व के नाम तो आपके याद होने चाहिए, 5 से 10 नंबर आपको ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, अब जैसे उत्पाद क्या बनेगा, इससे उत्पाद क्या बनेगा, अब तुम देखो, जैसे आपको क्या बता रहा है इसमें, पहले आप इसके हिसाब से चलो, अपने हिसाब से नहीं चलना, पहले इसके हिसाब से पूरी समीकरण लिखो। अभिक्रिया कर सोडियम, सोडियम को क्या हो यहाँ Na हो गया, फिर नाइट्रेट का क्या होगा NO3 हो गया, NO3 नाइट्रेट हो गया, एव एव का मतलब यानी कि प्लस लगा देंगे। सिल्वर के लिए क्या लगाएंगे हम Ag, ठीक है। क्लोराइड के लिए क्या लगाएंगे Cl, बनाता है। ठीक है, अब क्या ये समीकरण जो है संतुलित है, आप बताओ। देखो हाँ संतुलित है, Na1 है, Na1 है, Cl Cl Ag Ag NO3 NO3, यानी कि इसमें आपको क्या बनाना था, इसमें आपको ये ऐसे क्वेश्चन देगा पेपर में, 10 नंबर का क्वेश्चन है, क्या होगा ऐसे आपको हिंदी में लिख देगा, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया कर सोडियम नाइट्रेट एवं सिल्वर क्लोराइड बनाता है। आपको ऐसे दे देगा, क्या होगा समीकरण लिखिए। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, इसमें तत्व के नाम याद हो गए तुरंत लिख देने, बस तत्व के नाम लिख के आपने नाइट्रेट पहले क्या लिखा सोडियम, फिर पहले पाया सोडियम, दूसरे पे आपने क्या लिखा क्लोराइड के लिए Cl। ठीक है, जलीय विलयन के एक वो बोलते हैं इसको, एक का निशान लगाते हैं, फिर प्लस का निशान आ गया, फिर इसमें क्या होगा विलयन। ठीक है, फिर सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर के लिए Ag, नाइट्रेट के लिए क्या है NO3, नाइट्रेट के लिए क्या होगा NO3 होगा। ठीक है, और अभिक्रिया कर, यानी कि अभिक्रिया कर रहे हैं अभी, ये मिला दिए आपस में, ये अभिक्रिया कर रहे थे, जैसे तुमने कहीं चीज में बर्तन में मिला दी, किसी चीज में गोल गोल अभिक्रिया कर रहे। अब हमें देंगे उत्पाद, उत्पाद में क्या देंगे, उत्पाद में भी लिख के दिया है, देखो सोडियम Na हो गया, नाइट्रेट NO3 हो गया, एओ प्लस का निशान लगा देगा, सिल्वर के लिए Ag हो गया, क्लोराइड के लिए क्या हो गया Cl हो गया, बनाता है, खत्म, 5 नंबर पक्के। ठीक है, आई ना समझ में, ठीक है हाँ। और अभी आपको मैं क्या लिखवाता हूँ, अभी है हमारे हमारे ना कुछ तो ऐसे है जो हमेशा सिंगल रहना पसंद करते हैं, सिंगल सिंगल तो आप समझते होगे सारे के सारे, है ना, हाँ सिंगल रहना पसंद करते हैं, कुछ तो ऐसे हैं वे हमेशा सिंगल रहना पसंद करते हैं। ठीक है, वे कौन कौन से तत्व है, अब लिखोगे वाले तत्व, आपको जौन से सिंगल रहना पसंद करते हैं तत्व, वे कौन कौन से तत्व है ऐसा जो सिंगल रहना पसंद करते हैं। इसने सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा लेना, आपको ऐसी धमाकेदार वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, ये पार्ट 3 चल रहा है हमारा रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का। अब लिखो, इसमें मैंने क्या बताया था, कुछ तत्व अकेले रहने पसंद करते हैं, हेडिंग डाल के क्या लिखो, कुछ तत्व अकेले, अकेला लिख लो, अकेले थोड़ा सही से नहीं लग रहा है ना, अकेले नहीं अकेले, चलो अकेले लिख लो कोई बात नहीं, अकेले रहना पसंद करते हैं, कुछ तत्व अकेले रहने पसंद करते हैं। वे तत्व कौन कौन से हैं जो अकेला रहना पसंद करते हैं, वे तत्व कौन कौन से हैं जो अकेला रहना पसंद करते हैं। सबसे नंबर 1 पर क्या आ गया हमारे पास में, AR, AR को क्या बोलते हैं हम, ऑर्गन, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्गन, AR ऑर्गन हो गया। फिर क्या हो गया सोडियम और हो गया Na, Na नंबर 2 पे हमारे पास में क्या हो गया सोडियम, क्या हो गया सोडियम, Na हमारे पास में क्या हो गया सोडियम हो गया। फिर Mg से क्या हो गया हमारे पास में, क्या हो गया मैग्नीशियम, क्या हो गया मैग्नीशियम, Mg से क्या हो गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। फिर एल्यूमिनियम, क्या हो गया एल्यूमिनियम, क्या हो गया हमारे पास में एली एल्यूमिनियम, मोनियम, क्या क्या है यार
एनिमोनियम हो गया। और फिर क्या हो गया हमारे पास में, जिंक। क्या हो गया, जिंक हो गया। ये तत्व ऐसे है जो हमेशा कहीं भी मिलेंगे आपको, सिंगल ही नजर आएंगे। सिंगल ही रहना पसंद है ना भाइयों को, क्या सिंगल। कुछ तत्व अकेले रहना पसंद करते हैं। कौन कौन से तत्व है, देखो 1 2 3 4 5, 5 ही तो तत्व है। ऑर्गन हो गए, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और जिंक हो गया। और क्या हो गया, जिंक हो गया। ये तत्व ऐसे है जो हमेशा सिंगल रहना पसंद करते हैं। हमेशा क्या करते हैं, सिंगल रहना पसंद करते हैं। चलो मैं आपको ना एक समीकरण देता हूं, वो क्या करना आपको, संतुलित करनी है। समीकरण देता हूं आपको, वो क्या करना आपको, संतुलित करनी है समीकरण। ठीक है, ये हो गया ना, हाँ ठीक है। और मैं आपको एक समीकरण देता हूं, संतुलित करो आप। मैं करवा देता हूं, नहीं तो फिर चलो। समीकरण तुम्हारी है क्या वो, अब तुम्हारे पेपर में देखो कैसे आएगी। जैसे आपके में होगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया पोटेशियम, लिखो कैल्शियम क्या, लिखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम 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 नाइट्रेट से क्रिया करके कैल्शियम नाइट्रेट कैल्शियम नाइट्रेट क्या होगा, कैल्शियम, कैल्शियम नाइट्रेट का एव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। एव क्या बनाता है, पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये हमारे पास में समीकरण होगी। इसे इसे क्या करनी, संतुलित करनी। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या है, सी ए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम के लिए हम क्या है, सी ए। हाइड्रोक्साइड के लिए ओ एच, हाइड्रोक्साइड के लिए क्या लिखेंगे हम, ओ एच। ठीक है, प्लस इसमें फिर और हम क्या लेंगे, क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम पोटेशियम के लिए हम क्या लेंगे, के। पोटेशियम के लिए क्या हो गया, के। अनाइट्रेट के लिए मैंने बताया था आपको NO3, NO3 क्रिया करके ये अभिकारक हो गया। इससे क्रिया करके कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम के लिए Ca और नाइट्रेट के लिए मैंने क्या बताया था, NO3, NO3 बताया था ना, प्लस एव 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 के बाद आगे प्लस पोटेशियम, पोटेशियम के लिए क्या लिखना पड़ेगा, के। हाइड्रोक्साइड के लिए OH, हाइड्रोक्साइड के लिए हो गया OH। ठीक है, ये हो गया। अब ये आपको संतुलित करनी, संतुलित कैसे करोगे आप, कैल्शियम एक हो गया, कैल्शियम एक हो गया, हाइड्रोक्साइड यहाँ दो हो गए, यहाँ हाइड्रोक्साइड एक हो गया, यहाँ के एक हो गया। ठीक है, के एक हो गया है, नाइट्रोजन की मात्रा तो बराबर है। अगर मैं, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ सीधी, क्योंकि मैंने आपको समझा लिया वैसे। अब देखो मैं यहाँ जैसे 2 से गुना करता हूँ, कैल्शियम की मात्रा कितनी होगी, पोटेशियम की मात्रा कितनी होगी, 2। हाइड्रोजन की, हाइड्रोक्साइड की मात्रा कितनी होगी, 2। हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड की मात्रा कितनी होगी, 2। ठीक है,
कैल्शियम की मात्रा 2 है, यहाँ कैल्शियम की मात्रा कितनी है 1, यहाँ कैल्शियम की मात्रा 2 है। अगर मैं यहाँ 2 से गुना करूंगा, ठीक है, मैं यहाँ से इसे 2 से गुना कर दूं, ऐसे 2 लग दूं, 3 दूनी 6, 2 से गुना करूंगा कैल्शियम की मात्रा 2 होगी। NO3 में 3, 3 से गुना करूंगा, 3 की गुना 2 से करूंगा 6 हो जाएगी, यहाँ 3 की गुना 2 से कर लूंगा 6 हो जाएगी, बराबर होगी, होगी बराबर। ये क्या होगी संतुलित होगी, ये क्या होगी संतुलित होगी। ठीक है, आगे आपको संतुलित करनी, और आपको एक और देता हूं मैं, एक और समीकरण है, ठीक है, ये समझ में आई, दोबारा समझाऊं, एक बार और समझाता हूं। देखो कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम की मात्रा 1 होगी, कैल्शियम की मात्रा 1 होगी, हाइड्रोक्साइड की मात्रा यहाँ 2 है, हाइड्रोक्साइड की मात्रा यहाँ 2 से गुना करके 2 होगी, ठीक है, यहाँ कितनी होगी पोटेशियम 2 होगी, यहाँ पोटेशियम कितनी होगी 2 होगी, फिर नाइट्रेट, नाइट्रेट यहाँ कितनी होगी 2 से गुना करेंगे, यहाँ 6 नहीं बन जाएगा, ठीक है, यहाँ मैंने 2 से गुना कर दी, से कितनी होगी 6 होगी, यहाँ मैंने 2 से गुना करके 6 होगी, 2 बाहर आ गया ना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बराबर होगी, कैल्शियम 2 होगी, कैल्शियम 2 होगी, समझ में आ गई। हाँ ठीक है, और आप एक और लिखो, एक और क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक, और क्या लिखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया क्रिया कर, सल्फ्यूरिक अम्ल से, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर, इसे क्रिया करके क्या बनाता है सोडियम सल्फेट, क्या बनाता है सो सोडियम 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 सल्फेट एव जल बनाता है, सोडियम सल्फेट एव जल बनाता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके सोडियम सल्फेट जल बनाता है। अब आप लिखो सोडियम, पहले तो लिखो सोडियम, सोडियम के लिए मैंने क्या बताया था Na, फिर हाइड्रोक्साइड OH, हाइड्रोक्साइड, फिर सल्फ्यूरिक भी इसी में बता रहा है प्लस, सल्फ्यूरिक, फिर यहाँ से ना ये ऐसे कोमा का निशान लगा लो, आप कोमा का निशान है ऐसे, है ना, ये यानी कि आप प्लस लगाओगे, इसमें इसमें नहीं है, सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्साइड एक जगह है, बाकी यहाँ ऐसे इन्वर्टेड कोमा है, ठीक है, फिर इसमें कोमा क्या है, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या हो गया H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या हो गया H2SO4, अभी कारक है, इससे मिलके अब ये बनाएगा क्या क्रिया करके सोडियम सल्फेट एवं जल बनाता है, सोडियम सोडियम सल्फेट का क्या हो गया सूत्र Na2, सोडियम सल्फेट का क्या हो गया Na2, फिर SO4, Na2 सल्फेट, सोडियम सल्फेट का हो गया सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट हो गया, अभी जल बनाता है प्लस H2O, H2O, ठीक है, अब यहाँ क्या करना देखो, यहाँ सोडियम 2 है, यहाँ सोडियम 1 है, हाइड्रोक्साइड यहाँ 2 है, वहां हाइड्रोक्साइड कितनी 2 है, अगर मैं यहाँ गुना कर दूं 2 से, यहाँ सोडियम कितने हो गए 2, हाइड्रोक्साइड कितने हो गए 2, यहाँ सोडियम कितने हो गए 2, हाइड्रोक्साइड कितने हैं यहाँ 2, कितने हाइड्रोक्साइड यहाँ 2, बराबर हो गए, ठीक है, हो गए बराबर। अब फिर मैं यहाँ करूँ 2 से, ये करी 2 से, हाइड्रोक्साइड 2 होगी, ये हाइड्रोक्साइड 2 होगी, हाइड्रोक्साइड कितने हो गए यहाँ, सोडियम कितने हो गए 2, हाइड्रोक्साइड कितने हो गए 2, सोडियम कितने हो गए 2, हाइड्रोक्साइड कितने हो गए 2, यहाँ 2 से गुना करने से, 2 से गुना करिए, यहाँ 2 से गुना करिए। अब बताओ ये समीकरण क्या लग रही है आपको, संतुलित होगी, होगी संतुलित, देखो हाँ होगी संतुलित, ठीक है, देख सोडियम और हाइड्रोक्साइड कितने हो गए 2,
हाइड्रोक्साइड 2 होगी, सोडियम कितने हैं, 2 होगी। ठीक है, और अब मैं आपको एक देता हूं होमवर्क घर के लिए। क्या देता हूं, होमवर्क घर के लिए। जैसे मैं आपको देता हूं, ये आपके लिए होमवर्क है घर के लिए। सभी बच्चों को जो वीडियो देख रहा है, हर एक को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये वाला क्या है होता है इसका आंसर, आपने क्या जाना। जैसे मैं देता हूं आपको H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2 2HCl, वह समीकरण बतानी संतुलित है या नहीं। ठीक है, यो यो बतानी है ना, क्या बतानी, ये बतानी, यह है समीकरण, यह समीकरण संतुलित है या नहीं। ये समीकरण है, आपको ये बतानी है ये समीकरण संतुलित है या नहीं है। ठीक है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे और सेशन को लाइक कर देंगे, समझ में आया हो तो, है ना। ये आपको होमवर्क है आपके लिए। ये आपको बताने यह संतुलित, यह समीकरण संतुलित है या नहीं है। ठीक है, थैंक यू।